हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर यूपीएमएसपी द्वारा लागू किया गया है, जो कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य किसने लिखा है? शिक्षा का उद्देश्य लिखा है संपूर्णानंद जी ने। तो संपूर्णानंद आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल द्वारा जो कृत रचना है वो प्रेम सागर है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रानी केतकी की कहानी है, मुंशी इंसाल्लाह खां इसके लेखक हैं। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। और जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना हुई है, इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग, क्योंकि कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं। तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है? अब प्रगतिवादी युग की बात है तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन आज़ादी से 4 साल पहले हुआ था, यानी कि 1943 में हो जाएगा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उसके 4 साल पहले यानी 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसे कामायनी है। इसमें छायावादी युग की रचना। साकेत भी है द्विवेदी युग की रचना, प्रिय प्रवाद भी द्विवेदी युग की रचना है। जो कामायनी है छायावादी युग की रचना। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की। राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से। अब अगला प्रश्न है, इसमें दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 2 गद्यांश आएंगे। एक देखिए यहाँ पे लिखा है, दूसरा अथवा में करके ये एक गद्यांश है। एक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक प्रश्न तो आपको सिर्फ संदर्भ लिखना होगा। आप संदर्भ लिख के 2 नंबर मिल जाएंगे संदर्भ लिखने के। इसमें आप इस पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न इसी से पूछा गया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। फिर ऊपर जो रेखांकित अंश है उस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया है जो कि इसी पद्यांश से होगा, और ये भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए। ये बाकी पाँचों के पाँचों प्रश्न इसी गद्यांश से आएंगे, जिसमें से एक में तो आपको संदर्भ लिख देना है, जिसमें उस पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम होगा। एक में सिर्फ रेखांकित अंश जितना है, जैसे ये रेखांकित अंश है, इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। और अगले बाकी 3 प्रश्न वो इसी से मिल जाएंगे आपको, यानी ये 10 नंबर तो आप आसानी से पा सकते हैं। अथवा में अशोक के फूल चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ भी आपको सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ लिखना है, देखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या है। फिर अगले 3 प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं। ये 3 प्रश्न आपको ऊपर पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे, वहीं से आपको इनके उत्तर देने हैं। तो ये आपको 10 नंबर इजीली देकर जाएंगे। अगला है, फिर दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का है। अब इसमें सबसे पहले दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ये एक पद्यांश दिया गया है, इस पर से क्वेश्चन है। देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का आप संदर्भ लिख देंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ऊपर जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करेंगे। जितना रेखांकित अंश है आप इसकी व्याख्या कर देंगे, बस ये इतने की व्याख्या आपको करनी है। फिर अगला तीसरा प्रश्न इसी से पूछा गया है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, इसमें भाव क्या है। और पांचवा पूछा गया, भाषा की विशेषताएं बताइए, यानी आपको काव्यगत सौंदर्य पूछा गया है यहाँ पे। अथवा करके फिर एक पद्यांश दिया हुआ है, जो पद्यांश आपको आता हो आप वही हल कीजिए। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिल जाएंगे, 2 नंबर व्याख्या की, और 2-2 नंबर के प्रश्न, यानी 10 नंबर का ये भी आएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम, बहुत ही आसान है, और वासुदेव शरण अग्रवाल, पहले ही चैप्टर से आ गया।
तो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ 3 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा, शब्द सीमा अधिकतम 80 नंबर की, यानी 80 अंक से ज़्यादा या 80 शब्द से ज़्यादा आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय के मिलेंगे और उनकी प्रमुख रचना लिखना है। उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कर देंगे आप, 2 नंबर आपको उनकी रचना लिखने के मिल जाएंगे। 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। इसी में खा नंबर है, जो इसमें काव्य यानी कि पद्यांश से आया है। हिंदी के दूसरे खंड काव्य खंड से पूछे गए हैं। अब यहाँ पे मैथिली गुप्त का पूछा गया है, सुमित्रानंदन पंत है और रामधारी सिंह दिनकर। अब इनके भी आप जीवन परिचय लिखेंगे। लगभग 80 शब्द सीमा, यानी 80 के आसपास हो सकता है, आपको गिनने नहीं है, लगभग आप 80 से ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का होगा, 2 नंबर की आपकी रचनाएं हो जाएंगी, यानी 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अब अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। पंचलाइट आपको जरूर बताया गया। पंचलाइट आपको 80 वर्ड में ही लिखना है। पंचलाइट की कहानी के उद्देश्य है, बहादुर पे भी आधारित है, आप जो पढ़ के गए हैं वो लिखिए। अथवा में भी प्रश्न है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब इसमें चाहे आप बहादुर लिख दीजिए या पंचलाइट लिख दीजिए या फिर ध्रुव यात्रा की कहानी कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। 3 में से कोई एक का आपको वर्णन करना है और आपको ये 5 नंबर देकर जाएगा। अगला है फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसे भी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है, यानी बहुत ज़्यादा आप बड़ा खींचने की नहीं प्रयास करेंगे कि इसको 4 पेज 5 पेज ऐसा लिखें। बस जितना हो सकता है कम से कम शब्दों में। श्रवण कुमार है, फिर रश्मिरथी है, मुक्त यज्ञ है, त्यागपथी है, आलोक व्रत है, सत्य की जीत है। अब आपने जो इसमें से पढ़ा हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मुक्त यज्ञ भी आसान है, आसान वैसे सारे हैं, कठिन कोई नहीं है, आप जो पढ़ के गए हों वो लिख दीजिए। फिर 8वां प्रश्न क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये गद्यांश दिया है संस्कृत का। 2 नंबर का इसका संदर्भ आप लिख देंगे। 2 नंबर में आप संदर्भ लिख देंगे, जिसमें ये रहेगा कि यहाँ संस्कृत के किस पाठ से लिया गया है, और उसके बाद 5 नंबर में आप इसका अनुवाद कर देंगे। 5 नंबर इसके अनुवाद के मिल जाएंगे। अब ये महामना मालवीय है, पाठ से लिया गया है। अथवा में इसके देना, अगर मान लो आपको ऊपर नहीं आता है, नीचे एक दूसरा भी ऑप्शन दिया है, आप उसका संदर्भ लिख सकते हैं और व्याख्या कर देंगे। 7 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। 7 नंबर का ये संस्कृत से क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद संस्कृत का काव्य खंड से आ जाएगा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ भी 2 काव्य दिए गए हैं संस्कृत के, 2 पद्यांश, एक ऊपर है एक नीचे अथवा में। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको अनुवाद के मिल जाएंगे, यानी संस्कृत से यहाँ गद्यांश और पद्यांश से आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। एक बात और आप ध्यान देंगे, ऊपर जो बताना भूल गए हम, देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी जैसे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग पड़ी, देखिए 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग ऐसे 4 5 6। अब 6 हैं तो 6 में से कोई एक खंड आपको करना है, और उस खंड में भी 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उस खंड में भी एक जैसे पूछा, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए, और अगला प्रश्न अथवा में श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण कीजिए। तो इनमें से आपको कोई एक करना, चाहे आप ये वाला कर दीजिए चाहे एक ये कर दीजिए, नहीं जितने भी दिए हैं आपको 2 में से कोई एक कर देना है, बाकी और बाकी से आपको मतलब नहीं है, यानी एक कोई खंड करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा में से कोई एक खंड, उसमें भी अथवा लगा, यानी सिर्फ एक करना है, नहीं आप ज़्यादा लिखने में पड़ जाएं। अब आगे आता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब जैसे 4 मुहावरे दिए गए हैं, 4 में से आपको एक किसी एक का अर्थ लिख देना है और उसको अपने वाक्य में प्रयोग कर देना है। जैसे इसमें सबसे आसान तो हमको ये दिखा दे, टका सा जवाब देना, यानी बहुत तुच्छ जवाब दे देना ऐसे। और है दाल में काला होना, यानी कुछ गड़बड़ होना। नमक मिर्च लगाना, जैसे किसी की तारीफ़ें करना है, नमक मिर्च लगा के बढ़िया उसको बता दिया है। तो ये आप इसका अर्थ लिखेंगे और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सबसे आसान चीज़ होती है जो आपको आसानी से नंबर देकर जाएगी। देखिए 5 नंबर का है, आपको बस ये गद्यांश पढ़ना है। अब इसमें पूछा गया है, लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि क्या परिणाम होता है, इसका जवाब आपको उसी पद्यांश में मिल जाएगा। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, और इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
अब ये तीनों प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्न का आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अथवा में एक और दिया है। अब ऊपर गए, ज़्यादा आप समय बर्बाद ना करें, कोई एक पढ़ें, आप उसी से प्रश्न का उत्तर दे दें। फिर 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन है, व्यसन है। व्यसन का मतलब नशा होता है या आदत भी होती है। अम्बुज है और अम्बुद है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अब इतने शब्द हैं, इसमें से किसी एक शब्द के दो अर्थ, चाहे अंबर के लिख दीजिए, चाहे पट के लिख दीजिए, विधि के लिख दीजिए, ना के लिख, किसी एक के आपको दो अर्थ लिखने हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जो आँखों के सामने हो, यानी प्रत्यक्ष, जो आँख के सामने हो प्रत्यक्ष ही तो है। फिर जानने की इच्छा रखने वाला, तो हो जाएगा जिज्ञासु, यानी जो जानने की इच्छा रखता है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो काव्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब इसमें से किन्हीं दो काव्यों को शुद्ध कर, वो दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो ऐसे नहीं होगा, इसमें होगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो इस तरह से आपको शुद्ध करना है दो वाक्यों को। 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। अब 12वां प्रश्न देखिए, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। ये भी 2 नंबर पूछा जाएगा। इसमें आप चाहे वीर रस लिखिए, चाहे हास्य रस लिखिए, उनका स्थायी भाव लिखना है और उनका उदाहरण दे देना है, यानी परिभाषा लिख दीजिए, उसमें उदाहरण लिख दीजिए, स्थायी भाव। 2 नंबर का रहेगा। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। अब इसमें कहा गया है, श्रेष्ठ उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, यानी या तो आप लक्षण लिखेंगे या फिर उदाहरण लिखेंगे। ऐसे वीर अथवा हारस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण, स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिख दीजिए या फिर परिभाषा, कोई एक बात लिखेंगे। चाहे आप उदाहरण लिखिए, चाहे उसकी परिभाषा लिखिए, और एक स्थायी भाव। 1 नंबर आपको स्थायी भाव के मिल जाएंगे, 1 नंबर परिभाषा या उदाहरण के। फिर दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए, यानी इसमें आपको छंद में मात्रा भी लगानी है और उदाहरण, यानी उदाहरण लिखिए, उसमें मात्रा लगा दीजिए। लक्षण आप बता देंगे कि दोहा में 13 मात्राएं होती हैं। अब 13वां प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिम्मेदारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी आपको इसमें लेटर लिखना है। और ये टोटल 6 नंबर को पूछा गया है, यानी 6 नंबर आपको सिर्फ लेटर लिखने के मिल जाएंगे। अब 14वां प्रश्न है, निबंध पर आधारित है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आप जिस भाषा में लिखते हैं उसमें आप इस पर निबंध लिखेंगे। निबंध क्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। अब आपको 9 नंबर इसके मिलेंगे, जिसमें आप लिखेंगे अपनी भाषा शैली में निबंध। कैसे लिखना है, आप इसकी प्रस्तावना लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। जैसे आतंकवाद लिख रहे हैं तो आतंकवाद को रोकने के क्या उपाय हैं, अगर बेरोजगारी भी लिख रहे हैं तो बेरोजगारी को रोकने के क्या उपाय हैं, कैसे बेरोजगारी कम की जा सकती है, ये सब आप लिख देंगे। और इसी के साथ ये मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगले पेपर की मॉडल पेपर भी जल्द से जल्द डाल दूँगा।